हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने हिस्टैसिस लॉस को समाप्त किया। हिस्टैसिस लॉस को बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ाया है। इतने डिटेल में कोई वीडियो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी आज के समय में यूट्यूब पर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ को फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, कोई चीज़ रटिए नहीं, उसका डीप नॉलेज रखिए, उसके अंदर घुस जाइए। जब अंदर आपकी सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होंगी तो कितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बना ले, कैसा भी बना ले, उसका आंसर आप कर ले जाएंगे। तो हमारा ध्येय यही है, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। एक बार जहां आपकी तैयारी कंप्लीट, उसके बाद कोई भी एग्जाम आपका रुकने वाला नहीं है। फिर ITI से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे सब निकल जाएंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा रिकवर करने में। तो पिछली क्लास में हमने हिस्टैसिस लॉस को पढ़ लिया, फुल डिटेल में पढ़ लिया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी रह जाती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो वह हमको कॉल करके पूछ ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर पीछे की क्लासों में दिया गया है, क्लास के लास्ट में मैं फिर से दे दूंगा। दूसरी बात, हिस्टैसिस लॉस पढ़ते समय क्लास के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि हिस्टैसिस लॉस को दूर करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्यों? जबकि सिलिकॉन स्टील लगाने से हिस्टैसिस लॉस बढ़ जाता है, फिर भी सिलिकॉन स्टील का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आज की क्लास में दूंगा। तो आज की क्लास में अभी हम लोग पढ़ेंगे एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस पढ़ लेने के बाद फिर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पिछली क्लास का छूटा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को डिस्प्ले कर दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको फुल डिटेल में एडी करंट लॉस को समझाता हूं। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो जानते तो है, नाम तो पता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को दूर कैसे किया जाता है, लेकिन एडी करंट लॉस होता क्या है ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उस चीज को जानिए कि ये किस प्रकार का लॉस है, कैसा लॉस है। और चले डिस्प्ले कर देता हूं डेफिनेशन, फिर समझाता हूं आपको। तो चलिए देखिए, हमने इसको डिस्प्ले कर दिया आपके सामने स्क्रीन पर। एडी करंट लॉस का डेफिनेशन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार आर्मेचर कोर्स में भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण कोर्स में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं अनावश्यक रूप से विद्युत शक्ति की खपत करती हैं, जिसे एडी करंट क्षति कहते हैं। इस क्षति के कारण आर्मेचर कोर तथा मशीन गर्म हो जाती है। यह तो हो गई डेफिनेशन की बात। यह डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन आपको समझ में क्या आया? हो सकता है ज्यादा कुछ ना समझ में आया हो। तो यहां आपको यही समझना है एडी करंट लॉस होता क्या है। तब आप इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए जनरेटर की बॉडी है, यहां पर ये फील्ड पोल लगे हुए हैं, बीच में ये शाफ्ट हो गई और ये आर्मेचर हो गया, यहां पर ये बाइंडिंग हो गई। ठीक है। जब आर्मेचर घूमेगा तो इस मेन फील्ड की बल रेखाओं को काटेगा। तो मेन फील्ड की बल रेखाओं को कौन कौन काटेगा? आर्मेचर में जो बाइंडिंग भरी गई है, यानी कि जो कॉइल है, वो काटेंगी। साथ ही साथ आर्मेचर स्वयं काटेगा, क्योंकि आर्मेचर जो है यह आर्मेचर स्वयं सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना हुआ है। और सिलिकॉन स्टील क्या है? विद्युत का चालक ही है। तो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां हैं यानी कि जो कोर हैं, वह भी मेन फील्ड के फ्लक्स को काटेंगी, और साथ ही साथ यह बाइंडिंग जो है, यह बाइंडिंग भी मेन फील्ड के फ्लक्स को काटेगी। तो दो जगह विद्युत वाहक बल पैदा होगा।
एक तो आर्मेचर में जो बाइंडिंग भरी हुई है इसमें विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जो कि एसी प्रकार का होता है। मैंने हिस्टैरिसीस क्लास में आपको समझा दिया। जो आर्मेचर बाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वह लोड को चला जाएगा, कम्यूटेटर पे चला जाएगा। लेकिन आर्मेचर कोर क्या है, जब आर्मेचर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो आर्मेचर की जो कोर है वो भी मेन फील्ड की बल रेखाओं को काट रही है, जिसके कारण आर्मेचर कोर में भी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अब आर्मेचर कोर में भी जब विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा तो आर्मेचर कोर में विद्युत धारा भी बहने लगती है। तो आर्मेचर कोर में जब विद्युत धारा बहने लगेगी तो उस विद्युत धारा के कारण आर्मेचर कोर गर्म होने लगती है, जिसे हम एडी करंट लॉस कहते हैं। इस धारा का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि लोकल धारा बहने लगती है आर्मेचर की कोर में। इस धारा का कोई उपयोग नहीं है। इस धारा के कारण आर्मेचर की पत्तियां गर्म होती हैं, जिससे हमें नुकसान ही होता है। आर्मेचर को ठंडा रखने के लिए हमें जनरेटर के रियर एंड साइड में एक पंखा भी लगाना पड़ता है। आर्मेचर की शाफ्ट के साथ वो पंखा भी घूमता है। तो यह दोष ही जो है आर्मेचर कोर में जो विद्युत धारा अनावश्यक रूप से बह रही है उसके कारण आर्मेचर की जो कोर है वह गर्म होने लगती है। यह दोष ही एडी करंट लॉस या एडी करंट क्षति कहलाता है। अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जनरेटर की पूरी बॉडी हो गई, बॉडी में फील्ड फ्लक्स फैले हुए हैं और बीच में आर्मेचर लगा हुआ है। आर्मेचर घूम रहा है तो दो चीजें मेन फील्ड के फ्लक्स को काट रहे हैं। एक तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो स्वयं काट रही है और साथ ही साथ आर्मेचर की जो कोर है वह भी मेन फील्ड के फ्लक्स को काट रही हैं। तो फैराडे ने तो यही कहा था कि जब किसी फ्लक्स को कोई कंडक्टर काटता है तो उस कंडक्टर में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर दो जगह विद्युत वाहक बल पैदा होगा। एक तो इन बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा होगा जिसे हम लोड को दे देंगे, और दूसरा आर्मेचर कोर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसके कारण आर्मेचर कोरों में धारा भी बहेगी और उसका कोई उपयोग नहीं होगा। उसके कारण आर्मेचर कोरें अनावश्यक रूप से गर्म भी होंगी। तो यही लॉस हमारा कहलाता है एडी करंट लॉस। बस यही इतना है एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? अगर आपसे पूछ ले कि एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए आर्मेचर को सॉलिड ना बना करके कोर के रूप में बनाया जाता है। क्या? आर्मेचर को सॉलिड ना बना करके कोर के रूप में, यानी कि कई सारी पत्तियां, अगर सपोज करो यही आर्मेचर है, ये आर्मेचर है तो ये सॉलिड नहीं होगा। एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, ऐसे बहुत सारी पत्तियां पास में रख के दो पत्तियों के बीच में लैमिनेशन भर दिया जाता है 0.5 mm का। उसके बाद सबको दबा दिया जाता है, दबा के चिपका दिया जाता है। तो ये हो जाता है, बन जाता है आर्मेचर। अगर मैं सॉलिड आर्मेचर रखूंगा तब क्या होगा? इस फिगर में देखिए, अगर आर्मेचर सॉलिड होगा, कोर के रूप में नहीं होगा, तब जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा आर्मेचर में, भाई दो जगह विद्युत वाहक बल तब भी पैदा होगा। एक तो होगा मेन बाइंडिंग में, जो आर्मेचर में मेन बाइंडिंग है उसमें विद्युत वाहक बल पैदा होगा जो कि लोड को चला जाएगा। लेकिन आर्मेचर मेन फील्ड फ्लक्स को जब आर्मेचर भी तो काटेगा, तो आर्मेचर मेन फील्ड फ्लक्स को काटेगा तो आर्मेचर में भी विद्युत वाहक बल पैदा होगा और आर्मेचर में भी धारा बहेगी। क्योंकि आर्मेचर अभी हमने कहा सॉलिड कर दिए तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसके कारण अधिक मान की धारा बहने लगेगी आर्मेचर में, जिसके कारण आर्मेचर जल्दी गर्म हो जाएगा। अधिक मान की धारा बहने का मतलब एडी करंट लॉस बढ़ गया। तो अगर एक एक पत्ती के रूप में हम बना देते हैं आर्मेचर को, तो एक पत्ती में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा बहती है वह एक पत्ती में ही रह जाती है, दूसरी पत्ती में नहीं जा पाती है। ऐसे हर पत्ती मेन फ्लक्स को काटेगी और हर पत्ती में
विद्युत धारा बहेगी, लेकिन एक पत्ती की विद्युत धारा दूसरी पत्ती की विद्युत धारा से कोई संपर्क में नहीं आएगी, जिसके कारण धारा को हमने क्या किया, लोकल धारा को कई पार्ट में बांट दिया, जिसके कारण एडी करंट लॉस कम हो गया। इसीलिए आर्मेचर को कभी भी सॉलिड नहीं बनाया जाता है, कोर कोर के रूप में बनाया जाता है। अच्छा, अब एडी करंट लॉस का फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि बहुत बार आया है। दूसरी चीज आपको ये भी जानने की जरूरत है कि एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए अभी हमने बताया क्या करना पड़ेगा। एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए आर्मेचर को सॉलिड ना बना करके कोर कोर के रूप में बनाया जाता है, पत्तियों के रूप में बनाया जाता है, कई पत्तियों को आपस में रिपीट करके बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए भी सिलिकॉन स्टील की कोर, आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। अब देखो यहां क्रॉस हो रहा है, अभी आपसे पूछता है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, तब आप बताते हैं सिलिकॉन स्टील की कोर का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां कह रहे हैं कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए भी सिलिकॉन स्टील का ही प्रयोग किया जा रहा है। अभी कैसे किया जा रहा है वो भी अभी आपको समझाते हैं। पहले एडी करंट लॉस का फार्मूला देख लीजिए, WE, E फॉर एडी करंट, W फॉर वाट, लॉस जो है वाट में दिखाया जाएगा। WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, जहां BM क्या हो गया आपका, वही जो चीज पहले बताए, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, F क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, और T क्या है आपका, लैमिनेशन की मोटाई, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। लैमिनेशन की मोटाई 0.5 mm जनरली रखी जाती है। ज्यादा डिटेल हमने आपको आर्मेचर पढ़ाते वक्त बताया था इसका। इसके बाद यह फार्मूला जरूर याद रखिएगा, एडी करंट लॉस का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होगा, यह हर्ट्ज में होगा, लैमिनेशन की मोटाई mm में होगी, mm में। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करके एडी करंट लॉस को कैसे घटाया जा रहा है। इसको समझने के लिए वही BH कर्व आपको फिर से खींचना पड़ेगा। एक BH कर्व हमने खींच दिया, लीजिए सिलिकॉन स्टील का, ये सिलिकॉन स्टील का BH कर्व है, ये प्लस H इधर हो गया, माइनस H इधर हो गया, ये 0 पॉइंट हो गया। अब जैसे ही चुंबकन बल मैं बढ़ाता जाऊंगा, इसका चुंबकत्व का मान बढ़ता जाएगा। ये लाइन पे देखिए चुंबकत्व का मान बढ़ता गया, यहां तक बढ़ा। जैसे ही सप्लाई 0 हुई, चुंबकत्व का मान 0 नहीं हुआ, यहां तक लौटा, यानी कि ये पॉइंट R1 हो गया, वो R1 के बराबर रेजिडुअल मैग्नेट इसमें छूट गया। अब AC के निगेटिव साइकिल में जाने के लिए वो R1 के बराबर रेजिडुअल मैग्नेट को समाप्त करने के लिए R1C2 के बराबर विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। उसके बाद वह फिर निगेटिव साइड में चार्ज हो पाएगा। ये सब बातें पूरा हिस्टैरिसीस क्लास में हमने आपको समझाई थी। तो ये जो BH कर्व है आपका, BH कर्व ऑफ सिलिकॉन स्टील का ये BH कर्व है। दूसरा BH कर्व मैं बना रहा हूं माइल्ड स्टील का, यानी नर्म लोहे का।
कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ये O है, ये वाला R1 है, ये जो पॉइंट जहां कट हो रहा है, और ये जो पॉइंट हमारा C2 है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि OR1 के बराबर रेजिडुअल मैग्नेट इसमें भी बचेगा, इधर प्लस H, इधर माइनस H। जब चुंबकन बल पॉजिटिव साइड में लगेगा, यानी कि AC के हाफ साइकिल, इसको बेस मान के आप समझा करिए, हाफ साइकिल पॉजिटिव में जाएगा तो इधर साइड, तो चुंबकत्व का मान बढ़ता गया। जब 0 हो गया तो चुंबकत्व का मान 0 नहीं हुआ, ये रिटर्न हुआ R1 पे, यानी कि OR1 के बराबर रेजिडुअल मैग्नेट इसमें भी रह गया। अब विपरीत दिशा में चुंबकित करने के लिए, यानी कि AC की नेगेटिव साइकिल जब जाएगी AC, तो विपरीत दिशा में चुंबकित होने के लिए R1C2 के बराबर विद्युत ऊर्जा का व्यय करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर 0 पर आएगा, फिर नेगेटिव दिशा में आप जो है इसको चार्ज कर पाएंगे, पोलरिटी चेंज हो पाएगी आर्मेचर कोर की। तो यह कर्व, दोनों कर्व को तुलना करिए। यह कर्व है आपका BH कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, नरम लोहे का कर्व है ये। तो आप देख रहे हैं कि नरम लोहे का अगर आर्मेचर लगा दूं तो उसमें रेजिडुअल मैग्नेट कितना बच रहा है, OR1 के बराबर थोड़ा सा, और जब ये सिलिकॉन स्टील का लगा रहा हूं तो रेजिडुअल मैग्नेट ज्यादा बच रहा है, ज्यादा रेजिडुअल मैग्नेट बच रहा है। तो इस रेजिडुअल मैग्नेट जो बच रहा है, इसी को AC का जब निगेटिव साइकिल में जाता है, इधर चार्ज होने को होता है, पोलरिटी यानी चेंज होता है जब कोर का, NS फिर SN, तो इसको पहले 0 पर लाना पड़ेगा, यानी जो रेजिडुअल मैग्नेट OR1 के बराबर बचा हुआ है, इस OR1 के बराबर रेजिडुअल मैग्नेट को समाप्त करने के लिए R1C2 के बराबर विद्युत ऊर्जा का अनावश्यक व्यय होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन स्टील में रेजिडुअल मैग्नेट ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है, ज्यादा छूट रहा है, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी का वेस्ट होगा इसको 0 पर लाने के लिए। जबकि माइल्ड स्टील का जो माइल्ड स्टील में जो रेजिडुअल मैग्नेट छूट रहा है वह OR1 थोड़ा सा है, देखिए, तो यानी कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, ठीक ना, इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। अब हम यह कह सकते हैं कि हम आर्मेचर की कोर को अगर माइल्ड स्टील का बना दें तो हिस्टैरिसीस लॉस लगभग मान के चलिए नगण्य हो जाएगा। आर्मेचर कोर को अगर मैं माइल्ड स्टील का बना दूं तो हिस्टैरिसीस लॉस नगण्य हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हिस्टैरिसीस लॉस को लगभग 0 कर देंगे हम, लेकिन वहां एक दिक्कत हो जाएगी, एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रीजन क्या है कि आर्मेचर कोर आपने बना दिया किसका, माइल्ड स्टील का। अब जब वो घूमेगा तो फील्ड की बल रेखाओं को दो चीजें काटेंगी, एक तो आर्मेचर बाइंडिंग काटेगी, दूसरा आर्मेचर कोर काटेगी। अब आर्मेचर कोर किसकी बनी हुई है, माइल्ड स्टील की, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, माइल्ड स्टील का रेजिस्टेंस सिलिकॉन स्टील की तुलना में कम होगा। तब आर्मेचर कोरों में जो विद्युत धारा बहेगी वो अधिक मान की धारा बहने लगेगी, जिसके कारण एडी करंट लॉस बढ़ जाएगा और कोरें बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगी। तो उसको दूर करने के लिए, यानी कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का कोर यूज करते हैं। तो सिलिकॉन जानते हैं आप, सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होते हैं। जब स्टील में सिलिकॉन को मिला दिया जाता है तो जो सिलिकॉन स्टील तैयार होता है वह थोड़ा हार्ड हो जाता है और उसमें रेजिडुअल मैग्नेट भी ज्यादा मात्रा में रहता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो बनाए जाते हैं वो मिक्स एलॉय के ही बनाए जाते हैं, मिश्रित धातु के। तो सिलिकॉन का प्रयोग करने से क्या हुआ कि जो कोर थी उस कोर की हार्डनेस बढ़ गई। दूसरी चीज, कोर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो कोर में बहने वाली जो लोकल धारा थी, एडी करंट धारा थी, वह कम बहेगी, क्योंकि कोर का रेजिस्टेंस बढ़ गया। भाई सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अर्धचालक को जब हम चालक में मिला देंगे स्टील में, तो टोटल नया मटेरियल जो तैयार होगा उसकी चालकता
उसकी चालकता माइल्ड स्टील की तुलना में कम होगी, तो वहां पर एडी करंट लॉस कम हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं वही माइल्ड स्टील का कोर अगर बना दूंगा ना, तो माइल्ड स्टील का कोर बना दूंगा जब, तब हिस्टैरिसीस लॉस तो लगभग नगण्य हो जाएगा, ये लगभग नगण्य हो जाएगा, लेकिन उस दौरान एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है कि हिस्टैरिसीस लॉस भी थोड़ा कुछ हो और एडी करंट लॉस ज्यादा कम हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिलिकॉन स्टील का कोर यूज कर दिया। सिलिकॉन स्टील का कोर यूज करने से हिस्टैरिसीस लॉस थोड़ा बढ़ गया, वो R1 देखिए थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि R1C2 के बराबर ऊर्जा बेस्ट व्यय होगी, नष्ट होगी, यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उसकी तुलना में एडी करंट लॉस यानी कि लोकल धारा जो बह रही थी अब कम बहेगी, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का रेजिस्टेंस हाई होगा। तो एक एक पत्तियों में जो लोकल धारा बह रही थी वो कम हो गई, एडी करंट धारा कम हो गई, बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो गई रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से। तो इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का कोर बनाते हैं। उससे यही दो फायदा मिल गया आपको। एक तो जो है आपका हिस्टैरिसीस लॉस थोड़ा सा बढ़ा, मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उसकी तुलना में एडी करंट लॉस बहुत ज्यादा कम हो गया। तो इसलिए आपको सिलिकॉन स्टील का कोर यूज करने के लिए प्रेफर किया जाता है। दूसरा चीज, अगर आप माइल्ड स्टील का लगाएंगे, नरम लोहे का, तो लोहे वगैरह में जब कोई मिलावट नहीं की जाती है ना, तो फिर वो क्या होता है, उसमें जंग लगता है। आप जानते हैं स्टील में जंग नहीं लगता, लेकिन लोहे में जंग लग जाता है, जबकि स्टील कोई अलग चीज थोड़े ना है, लोहे का ही एक दूसरा रूप है स्टील। लोहे में जब हम दूसरी चीजें मिश्रित कर देते हैं, कार्बन, कोबाल्ट और सिलिकॉन, ये सब चीजें जब मिश्रित कर देते हैं तो स्टील बन जाता है। जो मटेरियल जितनी मात्रा में मिलाते हैं उसी हिसाब से स्टील की हार्डनेस हो जाती है, स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है उस टाइम। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि माइल्ड स्टील का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है आर्मेचर कोर बनाने के लिए। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने से कोर में मजबूती भी आती है, जंग भी नहीं लगता है सिलिकॉन स्टील में। लेकिन अगर माइल्ड स्टील का वही मैं प्रयोग करूंगा तो उसमें जंग भी लग जाएगा, हाई आरपीएम पर चलेगा। जब कोई जनरेटर टरबाइन से हाई आरपीएम पे जब चलेगा तब हो सकता है कि टेढ़ा हो जाए, आर्मेचर कोर ब्रेक हो जाए। इसलिए सिलिकॉन स्टील लगा देने से 3-4 फायदे मिल जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कोर की मजबूती बढ़ जाती है, कोर में जंग नहीं लगेगा। दूसरा, हिस्टैरिसीस लॉस थोड़ा बढ़ तो जाता है, लेकिन एडी करंट लॉस उसकी तुलना में बहुत कम हो जाता है। तो ये सब फायदे को देखते हुए सिलिकॉन स्टील की कोर का यूज किया जाता है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है और उसमें ऑप्शन ये रहे सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, तब आप जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। हिस्टैरिसीस लॉस के लिए भी वही आंसर आप देंगे और एडी करंट लॉस के लिए भी वही आंसर देंगे। बाकी अगर ये ऑप्शन नहीं रहता है कि सिलिकॉन स्टील की कोर का, अगर ये ऑप्शन रहे कि आर्मेचर को कोर के रूप में बनाया जाता है, तब आप वहां पर ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे कि आर्मेचर को कोर के रूप में बनाया जाता है। तो चलिए ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर। नहीं, अभी एक पॉइंट बचा हुआ है, सॉरी, एक पॉइंट अभी बचा हुआ है, लास्ट वाला लॉस, मैकेनिकल लॉस, उसको देख लीजिए। मिटा देते हैं इसको। डीसी जनरेटर में 3 लॉस पढ़ने हम लोगों को। पहला लॉस कॉपर लॉस, दूसरा आयरन लॉस। आयरन लॉस समाप्त हो गया आपका। आयरन लॉस में दो लॉस, एक हिस्टैरिसीस एक एडी करंट, दोनों समाप्त हो गया। अब जो है अगला लॉस आप पढ़ लीजिए, मैकेनिकल लॉस। चलिए देखिए मैकेनिकल लॉस।
मैकेनिकल लॉस, इसको हिंदी में हम लिखेंगे यांत्रिक क्षति। तो आर्मेचर कोर के वायु से घर्षण के कारण, बियरिंग के घर्षण के कारण, कार्बन ब्रश के घर्षण के कारण जो क्षति होती है वह सब यांत्रिक क्षति में आती है। बाकी इसका और कोई डिटेल नहीं है। और यह क्षति फिक्स होती है, चाहे लोड रहे चाहे ना रहे। समझ पा रहे हैं बात को? यांत्रिक क्षति फिक्स क्षति है, माने लोड परिवर्तन के साथ यह क्षति परिवर्तित नहीं होती है। भाई आर्मेचर जो घूम रहा है तो घूम रहा है, हवा के साथ जितना घर्षण कर रहा होगा आर्मेचर वो होगा, चाहे लोड पड़े या ना पड़े। बियरिंग का जो भी घर्षण हो रहा होगा उसके कारण जो लॉस हो रहा होगा वो होगा, लोड से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यांत्रिक क्षति में यही आता है, आर्मेचर का वायु से घर्षण से, बियरिंग के घर्षण से, कार्बन ब्रश के घर्षण से जो क्षति होती है उसे यांत्रिक क्षति कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्मेचर के वायु से घर्षण से, बियरिंग के घर्षण से तथा ब्रशों के कम्यूटेटर से घर्षण से होने वाली क्षति यांत्रिक क्षति कहलाती है। और इसमें एक चीज लिख दूं, यह एक नियत क्षति होती है। यह एक नियत क्षति, नियत क्षति का मतलब क्या हो गया? फिक्स, यानी कांस्टेंट लॉस। नियत क्षति होती है, अर्थात आगे आप समझिएगा और लिख नहीं रहा हूं, अर्थात लोड परिवर्तन से इस क्षति का मान परिवर्तित नहीं होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद आगे बताएं आपको। इसके बाद जो क्षतियां हमारी दी गई हैं डीसी जनरेटर में, जो तीनों क्षतियां हमने पढ़ा उसको सुविधाजनक रूप से हम पढ़ने के लिए इसको 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक को पढ़ते हैं वेरिएबल लॉस, VARIABLE, वेरिएबल लॉस, यानी कि इसको हिंदी में हम लिखेंगे तो लिखेंगे अस्थिर क्षति। अस्थिर क्षति, अस्थिर क्षति का मतलब हुआ कि वह क्षतियां जो लोड परिवर्तन के साथ कम ज्यादा होती रहती हों वह सब अस्थिर क्षतियों में आती हैं। जैसे ये जनरेटर बना लिया आपने, इसमें ये आर्मेचर हो गया, ये ब्रश हो गया, ये सीरीज फील्ड हो गया और ये शंट फील्ड हो गया, और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया, यहां से लोड को सप्लाई जाएगी। लोड, तो इसमें कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होगी? भाई लोड बढ़ाओगे तो सीरीज फील्ड का करंट बढ़ेगा, आर्मेचर का करंट बढ़ेगा। तो सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस लोड परिवर्तन से परिवर्तित होगा। तो अस्थिर क्षति में आएगा कौन कौन सा? सीरीज फील्ड, कॉपर लॉस, प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस। क्योंकि ये जो शंट फील्ड लगी है इससे लोड का कोई लेना देना नहीं होगा। लोड कम हो या ज्यादा हो, शंट फील्ड उतनी ही करंट लेगी जितना इसका रेजिस्टेंस होगा। तो यह जो है नियत क्षति में आ जाएगी, फिक्स कॉपर लॉस में। चलिए वेरिएबल कॉपर लॉस, वेरिएबल लॉस हो गया एक। दूसरा आप लिखेंगे कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस यानी कि इसको हम लिखेंगे स्थिर क्षति। तो स्थिर क्षति में कौन कौन सी क्षतियां आएंगी? जो लॉसेस फिक्स होते हैं, जैसे एक तो शंट फील्ड कॉपर लॉस लिख लीजिए आप,
शंट फील्ड कॉपर लॉस। शंट फील्ड कॉपर लॉस प्लस जो आयरन लॉस होता है हमारा वो भी फिक्स होता है। आयरन लॉस में एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो लोड परिवर्तन से एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस का कोई लेना देना नहीं होता है। लोड चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आयरन लॉस आपका होता ही रहेगा। तो फिक्स लॉस में आपका यानी कांस्टेंट लॉस में आ गया आयरन लॉस, आयरन लॉस। दूसरा कांस्टेंट लॉस में एक और आएगा आपका मैकेनिकल लॉस, जो भी हमने लास्ट में लिखा मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्योंकि लोड कम हो चाहे ज्यादा हो, बियरिंग का वायु से घर्षण से जो लॉस होना होगा वो होता रहेगा, चाहे लोड कम हो ज्यादा हो, उससे मैकेनिकल लॉस प्रभावित नहीं होगा। तो ये हो गए, ये सारे लॉसेज हो गए हमारे कांस्टेंट लॉस और ये हो गया हमारा वेरिएबल लॉस। एक आता है टोटल लॉस, नहीं एक और आता है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस, तो स्ट्रे लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस इक्वल टू स्ट्रे लॉस। कॉपर लॉस और सॉरी एक गलती कर दिया हमने, ये कॉपर लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस। मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस इक्वल टू स्ट्रे लॉस। ये पूछा गया है एग्जाम में एक दो बार, याद रखिएगा। स्ट्रे लॉस के अंतर्गत कौन कौन से लॉस आते हैं? मैकेनिकल लॉस और कॉपर लॉस, ठीक ना, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। तो चलिए ठीक है, इसके बाद टोटल लॉस। टोटल लॉस हम क्या लिख देंगे? टोटल लॉस इक्वल टू हो जाएगा हमारा कांस्टेंट लॉस प्लस कांस्टेंट लॉस प्लस जो है हमारा ये वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस